नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे छंद परिचय। क्या पढ़ रहे थे? छंद परिचय। चलिए, ये है छंद परिचय का भाग 2 और ये किस में है? यूजीसी नेट संस्कृत की कोड 25 में। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, स्कूल, कॉलेज सब में ये छंद आते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं यति। लेकिन इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं छंद किसे कहते हैं, वैदिक छंद, लौकिक छंद क्या होते हैं, और अर्ध समव्रत, समव्रत और विषम व्रत क्या होते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं यति। यति क्या होती है? श्लोक उच्चारण के समय, किसके समय? श्लोक उच्चारण के समय श्वास के लिए विराम किया जाता है। जब हम श्लोक को गाते हैं, उच्चारित करते हैं और उस समय जब हम रुकते हैं तो उसे हम कहते हैं विराम। ठीक है, विराम लिया जाता है, उसे कहते हैं हम यति। इसे यति, विरति, विराम, विच्छेद नामों से भी जाना जाता है। छंद में प्राय 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? छंद में प्राय 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? एक होती है लघु यानी ह्रस्व मात्रा और दूसरी होती है गुरु यानी बड़ी मात्रा, दीर्घ मात्रा। अब हम पढ़ते हैं लघु मात्रा। देखिए, लघु मात्रा एक मात्रा, यहाँ यह मात्रा ह्रस्व स्वरों के लगती है तथा छंद में, किसमें? छंद में लघु मात्रा को, ये देखिए एक का साइन है, इस चिन्ह से लक्षित किया जाता है। किससे लक्षित किया जाता है? इस चिन्ह से। देखिए एक का चिन्ह जो है इससे लक्षित किया जाता है। गुरु मात्रा 2 मात्रा होती है। यह मात्रा दीर्घ स्वरों, दीर्घ स्वरों कौन कौन सी? आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ, इससे इसको देखा जाता है। अनुस्वार युक्त वर्ण हो और विसर्ग युक्त वर्ण हो, उनमें भी गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है। या फिर संयुक्त अक्षर के पूर्व वर्णों के लगती है। अगर कोई संयुक्त अक्षर है तो उससे जो पूर्व का वर्ण होगा उसमें ये गुरु मात्रा लगेगी। तथा छंद में गुरु मात्रा को एस, ये देखिए ये है हमारी गुरु मात्रा, इस चिन्ह से लक्षित किया जाता है। आगे देखते हैं यति स्थान। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? यति। अब हम पढ़ेंगे यति स्थान। अब देखिए यति स्थान। यति स्थान क्या होता है? छंद में किन वर्णों, क्या कहा मैंने कि छंद में किन वर्णों में यति होगी, यह छंद का यति स्थान कहा जाता है। देखिए जब हम छंद पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हमें कहीं पे रुकना पड़ता है, जब कहीं पर हमें यति लेनी पड़ती है, उसे ही यति स्थान कहते हैं। आगे देखते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया मालिनी छंद का, तो इसमें पहले लक्षण देखिए क्या है? न म य युतेयम मालिनी भोगी लोके। क्या बोला मैंने? न म य युतेयम मालिनी भोगी लोके। अब इसमें भोगी और लोके इन 2 स्थानों पर यति हुई है। भोगी के लिए होते हैं 8 और लोके के लिए होते हैं 7। देखिए कैसे हम यहाँ पर इसको काउंट करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 पर यहाँ पर यति हो गई है। इसमें पहले भोगी दिया हुआ है, भोगी मतलब 8, तो पहले 8 पर यति होगी। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर हमारी किस पे यति होगी? 7 पर, यानी पहले 8 पर और फिर 7 पर। अब इस लक्षण को कैसे लिखा है इन्होंने? देखिए नगण, नगण, मगण, यगण, यगण और भोगी लोके। ये मैं आपको जब आगे मालिनी छंद का उदाहरण देकर समझाऊंगी तब आप देखिएगा कि उसमें नगण, नगण, मगण, यगण इनको कैसे पहचाना जाता है, कैसे उसमें मात्रा पर हम लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भोगी और लोके
इन दो शब्दों से यति स्थान को निर्देशित किया जाता है। हमने जब ये श्लोक पढ़ा तो हमने दो स्थान देखे, कौन सा, भोगी और लोकेय। अब इन दो स्थानों से ही हमारे यति स्थान का पता चला है। जिन छंदों के लक्षण में यति स्थान, क्या कहा मैंने कि जिन छंदों के लक्षण में यति स्थान निर्देशित नहीं होता, मतलब नहीं दिया होता है, वहाँ पाद चरण के अंत में यति या श्लोक के आधे में यति माननी चाहिए। अगर हमारे किसी श्लोक में यति स्थान नहीं दे रखा है, यति नहीं दे रखी है कि कहाँ पर हमें यति करनी है, तो हम उसको या तो श्लोक के आधे में या फिर उस श्लोक के अंत में हम यति को मानेंगे। जैसे देखिए, सरसिज मनु विद्यम शैवले नामपि रम्यम। क्या कहा मैंने, सरसिज मनु विद्यम शैवले नामपि रम्यम। इसके अंतर्गत देखिए कि पहले होगी 8 पर यति और फिर होगी 7 पर यति। ये एक उदाहरण है मालिनी छंद का। देखिए सरसिज, तो हम क्या, इसको पहले हम वर्णों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने वर्ण हैं, 8। तो भोगी हो गया, 8 पर इसकी यति हो गई। दूसरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 7। यहाँ पर किस पे यति होगी, 7 पर। और मैं क्या है, ये है आधा अक्षर, इसलिए इसको नहीं गिना जाएगा। तो पहले हुई 8 पर यति और फिर उसके बाद हुई 7 पर यति। चलिए अब आगे हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए छंद में यति स्थान पे कहाँ पर छंद में यति होगी, कौन सा वो यति स्थान है, उसके कुछ शब्द भी तो होंगे जिससे हम पता लगे कि ये यति स्थान है। तो वो हम आगे देखते हैं। एक ईश्वर और चंद्र, अगर श्लोक में ईश्वर और चंद्र आ जाए तो 1 पर यति होगी। कैसे, 1 पे कैसे यति होगी कि ईश्वर 1 है, चंद्रमा 1 है, श्री 1 है, भगवान 1 है। तो यहाँ पर ईश्वर शब्द आते ही यति होगी। 2 नेत्र और पक्ष, 2 पर कैसे यति होगी, नेत्र 2 होते हैं और पक्ष भी 2 होते हैं। ठीक है, आगे देखिए 3 पर कैसे होगी, जैसे गुण और अग्नि। अब गुण भी 3 होते हैं, सत्व रज और तम। इनके अगर आते हैं तो हमें 3 पर यति करनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे है 4 में कैसे कौन कौन से शब्दों पर यति होगी, इसमें होगी वेद, किस पे यति होगी, वेद और समुद्र। चलिए 5 में कहाँ पर यति होगी, भूत और बाण, कहाँ पर, भूत और बाण। फिर आता है 6 रस और शास्त्र। देखिए रस ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आगे अभी मैं आपको उदाहरण जब समझाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि रस में कैसे यति होती है। 7 यानी अश्व और मुनि। 8 में वसु और नाग, अगर वसु और नाग शब्द आ जाएं तो 8 पर यति होगी। 9 में ग्रह और रंध्र शब्द आ जाएं तो 9 पर यति होगी। 10 दिशा और दोष पर। 11 रुद्र ये भी एक हमारा लक्षण है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है 12 सूर्य और सिर्फ सूर्य, इसमें क्या आएगा, सिर्फ सूर्य। अब देखिए यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे शिखरणी छंद। कौन सा छंद मैंने कहा, शिखरणी छंद। इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि अगर रस आएगा तो 6 पर क्या होगी, 6 पर यति होगी। और रुद्र अगर दिया हुआ है लक्षण में तो 11 पर यति होगी। तो इसको देखते हैं हम। रसई रुद्रैश्च छिन्ना यमन सभ लागह शिखरणी। क्या कहा मैंने, रसई ही रुद्रैश्च छिन्ना यमन सभ लागह शिखरणी। अगर रस है और रुद्र दिया हुआ है तो 6 पर और 11 पर यति होगी। शिखरणी छंद को पढ़ते समय 6वें और 11वें अक्षर में यति होगी। देखिए अब कैसे, मैं इसके लक्षण से आपको बता देती हूँ। इसको हम वर्णों को गिनेंगे। पहले रस यानी पहले 6 वर्ण गिनने हैं, उसके बाद हमें 11 वर्ण गिनने हैं। तो 6 कैसे कैसे हुए, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 वर्ण हो गए। तो हमारे यहाँ पर रस पर यति हो गई। फिर देखिए 1 2 3 4 5
5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और एक यहाँ पर रुद्र यानी 11 पर यति हो गई। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्या छंद। पहला है आर्या छंद। देखिए इसका लक्षण देखिए। यस्या पादे प्रथमे, क्या बोला मैंने कि यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा स्थिता तृतीय अपि, तीसरे में भी। यस्या मतलब जिसके, पादे मतलब चरण में, किसमें, प्रथम चरण में, द्वादश मात्रा मतलब 12 मात्रा, तथा तृतीय अभि और तीसरे में भी, मतलब प्रथम और तीसरे में, दोनों में कितनी कितनी मात्राएं होनी चाहिए, दोनों में 12-12 मात्राएं होनी चाहिए। अष्टादश द्वितीय, द्वितीय में कितनी, अष्टादश है, द्वितीय में 18 मात्राएं होनी चाहिए। चतुर्थ के पंचदश और चौथे में कितनी होनी चाहिए, 15 मात्राएं होनी चाहिए। तो सा आर्या, वह कौन सा छंद होगा, आर्या छंद होगा। अब देखिए पढ़िए। आर्या छंद के प्रथम और द्वितीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। द्वितीय चरण में 18 मात्राएं तथा चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं और ये कुल में कितनी होती है, 57 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आर्या छंद, आर्या छंद क्या है, आर्या छंद एक मात्रिक छंद है। एक मात्र जो मात्रिक छंद है वो है आर्या छंद। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मात्रिक छंद कौन सा है, आर्या छंद। और आर्या छंद क्या है, मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णों की गणना नहीं की जाती। अब हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। अपरितोषाद विदुषाम, क्या मैंने बोला, अपरितोषाद विदुषाम, न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्यम प्रत्ययम चेतः। तो आ में हम क्या लगाएंगे, आ में लगाएंगे हम गुरु मात्रा। कौन सी, गुरु मात्रा, क्योंकि आ क्या है, आ है दीर्घ, आ क्या है दीर्घ, प क्या है लघु, री क्या है लघु, तो क्या है गुरु, शा क्या है गुरु। अब आप कहेंगे कि हमने द में क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये आधा वर्ण है। वी क्या है लघु है, इसलिए हमने इसमें लघु मात्रा लगाई है। दु लघु मात्रा लगाई है। शाम गुरु मात्रा लगाई है क्योंकि ये दीर्घ है। न लघु लगाई है। सा गुरु मात्रा लगाई है। धु लघु मात्रा लगाई है। मन्ये, अब मैं में आप कहेंगे मैं तो लघु है, लेकिन हमने इसमें गुरु मात्रा क्यों लगाई है, क्योंकि जो इसके बाद है न है वो इसके अंदर जुड़ गया है। अब ये में कौन सी लगेगी, गुरु मात्रा। प्र में लघु मात्रा। यो में गुरु मात्रा। ग में लघु मात्रा। फिर वी, आप कहेंगे वी में कैसे लगी, तो जो ज्ञा है यानी ये संयुक्ताक्षर है, और मैंने आपको बताया था कि संयुक्ताक्षर से पहले वाला जो वर्ण है वो गुरु हो जाता है। फिर ज्ञा में गुरु और न, अगर अंत में, पाद के अंत में या चरण के अंत में लघु वर्ण दिया हुआ है तो भी वो गुरु हो जाएगा। आगे देखते हैं। बलवदपि, ठीक है। ब लघु, ल लघु, व लघु, द लघु और पी भी लघु। शिक्षितानाम, क्या मैंने बोला शिक्षितानाम। अब शी में गुरु क्यों लगी, वो इसलिए लगी कि जो श है पीछे वाला वो संयुक्ताक्षर से मिलकर बना है, इसलिए हमारी आगे वाली जो मात्रा है वो गुरु हो जाएगी। फिर लघु, फिर ता गुरु और ना भी गुरु। मैं में हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं हमारा क्या है आधा अक्षर। आत्मन्य आ क्या है गुरु। अब तय और मैं ये मिलके बने हैं तो ये क्या हो गया गुरु, न गुरु। गुरु क्यों हुआ कि इसके जो पीछे वाला है वो संयुक्ताक्षर है, तो ये मिलकर क्या हो गया गुरु। फिर लघु, फिर गुरु, क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ पे अनुस्वार है इसलिए ये गुरु हो गया। चे गुरु और त ये भी क्या हुआ गुरु। चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही।
अब हम कल फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसमें मैं आपको छंद करवाऊंगी, उनके लक्षण बताऊंगी, उनका हिंदी अर्थ और उनके उदाहरण क्या क्या हैं, कैसे कैसे उनमें मात्राएं लगती हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी। तब तक आप मेरे इसको पढ़िए, समझिए और याद कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम सबसे पहले आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।